हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कॉलोनियलिज्म एंड मराठा स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 की वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। जिसने नहीं देखी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 की वीडियोज़ को। और जिसने भी इकोनॉमिक्स और इंग्लिश की वीडियोज़ नहीं देखी है वो भी देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 कॉलोनियलिज्म एंड मराठास। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा या लगेगा एट द एंड ऑफ द वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस हैं, लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है तो आप कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको बेल नोटिफिकेशन को हमेशा ऑल पर सेलेक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कॉलोनियलिज्म एंड मराठास। फर्स्ट यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर के बारे में समझना ज़रूरी है, इसलिए चैप्टर नंबर 3 ज़रूर देखना। चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या स्टडी किया था? हमने स्टडी किया था फर्स्ट, देखिए, इंडिया एंड यूरोपियन कॉलोनियलिज्म स्टडी किया था। तो फर्स्ट हमने देखा था कि पोर्चुगीज़ आए थे और स्प्रेड ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया हमने लर्न किया था कि कैसे कैसे स्प्रेड हो रहा था कॉलोनियलिज्म इंडिया के अंदर। तो फर्स्ट कौन आए थे? पोर्चुगीज़ आए थे। फिर हमने ब्रिटिश, डच और फ्रेंच के बारे में स्टडी किया था चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो जैसे जैसे इंडिया के अंदर स्प्रेड हो रहा था कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं, उनकी आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने दूरदृष्टि और जो मीन्स फ्यूचर के जो हिडन मोटिव्स थे इन सभी फॉरेनर्स मीन्स यहाँ पर कौन? फॉरेनर्स मीन्स यहाँ पर जो भी यूरोपियन पावर्स हैं, जितने भी जो यूरोपियन पावर्स, जैसे पोर्चुगीज़, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, सिद्धीज, अफगान्स, पोर्चुगीज़ वगैरह, ठीक है, पोर्चुगीज़, डच, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, इन सभी के जो मोटिव्स थे, हिडन मोटिव्स थे, वो इनको पहले से ही जो है एक कह सकते हैं आभास हो गया था, इनको पहले से ही पता चल गया था, ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा दूरदृष्टि थी। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में आपको यही बताया है, छत्रपति शिवाजी महाराज हैड फोरसीन द अल्टीरियर मोटिव्स ऑफ दिस फॉरेनर्स एंड देयर वेज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन मीन्स घुसपैठ करना, जो ये कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत ही पहले ही पता चल गया था कि ये जो फॉरेनर्स हैं इनकी अल्टीमेटली जो हिडन मोटिव्स क्या हैं, ठीक है, इनके जो है मोटिव्स क्या हैं इनको पता चल गया था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, जब हमने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 3, तो हमने देखा था कि ब्रिटिश की, पोर्चुगीज़ की जो नेवल फोर्सेस होती थी, ठीक है, तो वो जो होती थी बहुत ज़्यादा ही क्या होती थी? स्ट्रॉन्ग होती थी, ठीक है, पोर्चुगीज़ की नेवल फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। और इसी वजह से क्या होता था, इंडियन ओशन में शिप्स को क्या करना पड़ता था? करतास यानी कि लाइसेंस जो है लेना पड़ता था पोर्चुगीज़ से। याद है जिसने भी प्रीवियस वीडियोस को देखा है, करतास और लाइसेंस इशू करते थे। कौन इशू करते थे? पोर्चुगीज़ इशू करते थे। और ये लाइसेंस इशू इसलिए करते थे क्योंकि अगर ये लाइसेंस किसी ने नहीं लिया और समझिए कि शिप्स जो है इंडियन ओशन में जा रही हैं, वहाँ से जा रही हैं, ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे? पोर्चुगीज़, द शिप वेयर ईदर सीज्ड और संक बाय द फोर्सेस। तो पोर्चुगीज़ फोर्सेस क्या कर सकती है? आपके शिप को क्या कर सकती है? सीज भी कर सकती है और संक भी कर सकती है, लूटपाट करके, और वो या तो फिर उसको डुबा ही देंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से देखिए बहुत सारे जो बड़े बड़े माइटी मुगल्स पावर थे, सल्तनत थी, उनको भी जो है लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज इकलौते एक इंडियन रूलर ऐसे थे, एक्सेप्शनल इंडियन रूलर कहा जा सकता है इन्हें, जिन्होंने अपने खुद की जो है स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस को इस्टेब्लिश किया था। इन्होंने सी फोर्ट्स को भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पावरफुल रूलर थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपनी खुद की जो है, खुद के बल पर और खुद की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस, नेवी को इस्टेब्लिश किया था, बनाया था, और सी फोर्ट्स भी इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है ऑक्ट्राई भी लगाना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिश सॉल्ट ट्रेड के ऊपर, क्योंकि ऐसा चाहते थे कि जो लोकल सॉल्ट ट्रेड है उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, टू प्रोटेक्ट द लोकल सॉल्ट ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये ही एक जो है इंडियन जो
उन्होंने क्या किया था, द मराठास वेर द ओनली इंडियन रूलर्स टू अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द यूरोपियन कोलोनाइजर्स। तो मराठास जो थे वो इकलौते इंडियन रूलर्स थे जिन्होंने जो है वो यूरोपियन कोलोनाइजर्स के अगेंस्ट, बोलते हैं ना, इनके अगेंस्ट, इनके खिलाफ जो है बहुत सारी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया था। लेटर छत्रपति संभाजी महाराज फियर्सली फॉट। उनके बाद छत्रपति संभाजी महाराज आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति संभाजी महाराज। फिर हम स्टडी करेंगे चिमाजी अप्पा ब्रदर ऑफ बाजीराव पेशवा वन। इसी चैप्टर में अभी हम स्टडी करेंगे, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम स्टडी करेंगे चिमाजी अप्पा ब्रदर ऑफ बाजीराव पेशवा वन, जिन्होंने डिफीट किया था पोर्चुगीज़ को वसई के अंदर। और मराठा जो थे ओनली इंडियन रूलर थे जिन्होंने जो पॉलिसी है अडॉप्ट करी थी अगेंस्ट दी यूरोपियन कोलोनाइजर्स। नेक्स्ट पॉइंट है कोलोनियलिज्म वर्सेस द मराठा एम्पायर। पोर्चुगीज़, फ्रेंच, डच, ब्रिटिशर्स ये आए तो थे इंडिया के अंदर एज अ ट्रेडर। ये हमेशा याद रखो, ये लोग कैसे आए थे? ट्रेडर, बिजनेस करने आए थे, ट्रेडिंग करने आए थे इंडिया के अंदर। लेकिन ये इनका जो है, इन्होंने वहाँ तक ही जो है अपने आप को जो है स्टॉप नहीं किया, ठीक है। दे डिड नॉट स्टॉप एट दैट। इन द कोर्स ऑफ टाइम दे ऑल्सो ग्रैब द पोलिटिकल पावर्स, ठीक है। तो ये आए एज ए ट्रेडर्स, ठीक है। फ्रेंच, ब्रिटिश, पोर्चुगीज़, डच, ये सारे के सारे जो है ट्रेडर बन के आए इंडिया के अंदर। लेकिन अपने आप को वहाँ तक ही जो है इन्होंने स्टॉप नहीं कर दिया। इन्होंने वहाँ तक ही अपनी जो है, इन्होंने वो लाइन को क्रॉस करके क्या किया? कंट्रोल किया पॉलिटिकल पावर को। आपको पता है पॉलिटिकल पावर कंट्रोल कर लिया था। और ब्रिटिशर्स की जो है पूरा का पूरा कंट्रोल था जब हमने इंडिपेंडेंस गेन किया। उससे पहले ब्रिटिशर्स का ही जो है पॉलिटिकल कंट्रोल था इंडिया के ऊपर, ये सबको पता है। उससे पहले बहुत सारे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोर्चुगीज़, फ्रेंच, डच, ये सारी जो है यूरोपियन पावर्स आए थे। पोर्चुगीज़ आए थे फर्स्ट, उनकी भी बहुत सारी कॉलोनीज थी इंडिया के अंदर। फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, ये सब ट्रेडर्स के जैसे आए थे। लेकिन इन्होंने पॉलिटिकल पावर को भी कंट्रोल कर लिया। ऐसा कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो और ऑफन सेड दैट दे केम टू इंडिया विथ वेगिंग स्केल बट यूज स्वॉर्ड एंड अल्टीमेटली सीज्ड द इंडियन थ्रोन। ऐसा कहा जाता है कि आए तो थे ऐसे तराजू लेकर हाथ में, वेगिंग स्केल लेकर हाथ में, और इन्होंने जो है स्वॉर्ड यानी कि तलवार के सहारे जो है तलवार को यूज़ किया और जो है इंडियन थ्रोन, जो इंडिया का जो बोलते हैं ना इंडिया का थ्रोन जो है इन्होंने ले लिया। द पोर्चुगीज़ वेर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया। ये मैंने आपको पहले बहुत बार बताया है कि पोर्चुगीज़ ही थे जो फर्स्ट इंडिया में एंट्री करा था, जिन्होंने यूरोपियन पावर ने। पोर्चुगीज़ फर्स्ट थे, पोर्चुगीज़ सबसे पहले इंडिया के अंदर आए थे। और पोर्चुगीज़ को क्या कहा जाता था? फिरंगीज़। अब हमें कैसे पता चलता है कि पोर्चुगीज़ को फिरंगीज़ कहा जाता था? क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उस टाइम के, जिससे हमें पता चलता है कि पोर्चुगीज़ को फिरंगीज़ कहा जाता था। द रीजन अंडर पोर्चुगीज़ रूल वेर मेंशन्ड एज फिरंगान, ठीक है। जो पोर्चुगीज़ रूल के अंडर आते थे जो भी रीजन, उनको फिरंगान कहा जाता था। फिरंगान, ठीक है। जो पूरा का पूरा एरिया है उसको क्या बोलेंगे? फिरंगान। फिरंगान कहते थे, ठीक है। फिरंगान किसको कहते थे? जहाँ पर पोर्चुगीज़ का रूल होता था। और फिरंगीज़ किसे कहते थे? फिरंगीज़ कहते थे जो पोर्चुगीज़ होते थे। फिरंग का मतलब होता है, फिरंग मीन्स इंडियन स्वॉर्ड मेड विथ पोर्चुगीज ब्लेड एंड हैंड्स। फिरंगीज़ मीन्स द पोर्चुगीज़ लेटर अप्लाइड टू ऑल यूरोपियंस। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे पोर्चुगीज़ एंड मराठा एम्पायर। पोर्चुगीज़ एंड मराठा एम्पायर, ये पूरा जो वीडियो है इस पे बेस्ड होगा। और नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डच और फ्रेंच के बारे में भी स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ पोर्चुगीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो पोर्चुगीज़ का रिलेशन देखेंगे हम मराठा एम्पायर के साथ कैसा था। और आप देखेंगे कि पूरे जब मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी तो ऐसा लगेगा कि कभी पोर्चुगीज़ मराठास की हेल्प करेंगे, एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड क्या होगा, कभी मराठास के अगेंस्ट हो जाएंगे। अगेंस्ट मीन्स दूसरे किसी और
जो है उसको हेल्प करेंगे। ठीक है, मैं समझाने के लिए बहुत ज़्यादा सिंपलर वे में आपको समझाती हूँ कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। मीन्स आप देखोगे जब मैं आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगी तो ऐसा लगेगा कभी ये मराठा की हेल्प करेंगे, कभी ये मराठा की हेल्प नहीं करेंगे, कभी मराठा से हेल्प वापस ले लेंगे, किसी और पर्सन को हेल्प करेंगे जो अगेंस्ट है मराठा के, और मराठा जिसके अगेंस्ट है उसी को जाकर हेल्प कर देंगे। तो ये पूरा का पूरी कहानी यहाँ पर चलती रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पोर्चुगीज़ फोर्ट्स के साथ में। पोर्चुगीज़ ने अपने फोर्ट्स बनाकर रखे थे, दीव, दमन, संजन, अतोरी, वसई, करंजा, चौल एक्सेट्रा। बिकॉज ऑफ दीज फोर्ट्स, ये जो फोर्ट्स थे, इन फोर्ट्स की वजह से क्या होता था, एक रीजन है जो नॉर्दर्न रीजन ऑफ गोवा है उसको क्या बोलते हैं, पहले तो बारदेश, ये समझ में आना चाहिए सबको। जो नॉर्दर्न रीजन है गोवा का उसको बोलते थे बारदेश वो टाइम पर। ठीक है, तो ये जो बारदेश का रीजन था ये वेल प्रोटेक्टेड क्यों था, क्योंकि ये सारे के सारे जो है फोर्ट्स बनाए गए थे। फोर्ट्स बनाए किसने थे, ये याद रखना है, पोर्चुगीज़ ने फोर्ट्स बनाए थे। दे यूज टू स्टोर ऑल अम्यूनिशन एट पनवेल। अब ये जो है पोर्चुगीज़ अपने अम्यूनिशन को कहाँ रखते थे, पनवेल में। अब यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज आते हैं, और ये सबसे पहले कांटेक्ट में कैसे आए थे पोर्चुगीज़ के, ये याद रखना है, जब उन्होंने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था कल्याण और भिवंडी रीजन पर। आपको याद रखना है फर्स्ट कब कांटेक्ट में आए थे छत्रपति शिवाजी महाराज पोर्चुगीज़ के, जब उन्होंने कल्याण और भिवंडी के ऊपर जो है अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था, तो वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट में आए थे। द पोर्चुगीज वेयर अलार्म्ड व्हेन छत्रपति शिवाजी बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग मराठा नेवी। अब मैंने आपको बताया यही एक लौते इंडियन रूलर थे, और एक लौते इंडियन रूलर थे जिन्होंने अपनी खुद की नेवल फोर्सेस को बनाया। नेवल फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मराठा की नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो ये जो है यही एक जो है पोर्चुगीज़ के लिए अलार्मिंग सिचुएशन थी और अलार्म्ड था। तो ये जो है पोर्चुगीज़ इससे बहुत ज़्यादा जो है सतर्क हो गए थे कह सकते हैं। तो बिगिनिंग में क्या हो रहा था, पहले तो पोर्चुगीज़ एक्सटेंड कर रहे थे टेक्नोलॉजिकल हेल्प मराठास को। पहले क्या कर रहे थे, वो हेल्प करते थे मराठास को, टेक्नोलॉजिकल हेल्प करते थे, जो भी मतलब जैसे उनको नेवी वगैरह को इस्टेब्लिश करने के लिए, जो भी अच्छी शिप्स वगैरह के लिए उनको हेल्प करते थे। लेकिन जब पता चलने लगा कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है आर्मी, मराठा नेवी स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो क्या हुआ, पोर्चुगीज गवर्नर ऑफ गोवा इन्होंने क्या किया, वो हेल्प अब नहीं देंगे, विड्रॉ हेल्प मीन्स अब ये जो है उनको जो है मदद नहीं करेंगे, और इन्होंने मदद रोक दी। अब ये जो है इन्होंने अपनी विड्रॉ कर ली हेल्प को, विड्रॉ हेल्प। पोर्चुगीज प्रोवाइडेड हेल्प टू सिद्धीज। अब आप देखोगे कि यहाँ पे पोर्चुगीज़ किसकी हेल्प करेंगे, सिद्धीज़ की हेल्प करेंगे। व्हेन दी मराठा आर्मी वाज ऑर्गेनाइजिंग एन अटैक ऑन दी जंजीरा फोर्ट अगेंस्ट डैम। अब ये जो जंजीरा फोर्ट है ना, ये आपको समझना चाहिए कि ये जंजीरा फोर्ट कौन रूल करते थे यहाँ पर, सिद्धीज़ रूल करते थे। और जब मराठास ने क्या किया, मराठा सोच रहे थे और पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे थे अटैक ऑन सिद्धीज़, तो पोर्चुगीज़ क्या करते हैं, सिद्धीज़ को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, पोर्चुगीज़ क्या करेंगे, सिद्धीज़ को हेल्प करेंगे। देखो ये एरो बन रहा है, ये सिद्धीज़ को हेल्प करेंगे। और मराठा क्या कर रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे अटैक सिद्धीज़ के ऊपर, तो पोर्चुगीज़ क्या कर रहे हैं, जाके सिद्धीज़ को हेल्प कर रहे हैं, सिद्धीज़ को हेल्प कर रहे हैं। Both the Portuguese and Maratha in the matter of diplomatic relation adopted policies to suit the situation। अब इसके लिए diplomatic relation इन्होंने establish करे, और जो है बहुत सारी policies को भी अडाप्ट किया इस situation के लिए। फिर उसके बाद में आप देखेंगे 1665 के अंदर पोर्चुगीज वेलेड 13 ships of Marathas while it was passing by the port on the Karnataka coast। अब जब यहाँ पे 1665 के अंदर ये इंसिडेंट आपको याद रखना है। 1665 के अंदर क्या होता है, जो 13 मराठा की शिप जो है जा रही होती हैं, और पासिंग बाय द पोर्ट ऑन द कर्नाटका कोस्ट, कर्नाटका कोस्ट के नज़दीक क्या करते हैं, पोर्चुगीज़ वेलेट करते हैं 13 शिप्स ऑफ मराठास। अब ये कुछ दिनों तक तो है वहीं पर रहती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये जो है शिप्स रिलीज कर दी जाती हैं पोर्चुगीज़। वेलेड मीन्स उसको जो है नुकसान पहुंचाकर वहीं रखते हैं, और तो पोर्चुगीज़
इसे बाद में रिलीज भी करते हैं ये 13 शिप्स को। अब ये 13 शिप्स को ये रिलीज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हो चुके होते हैं, डर लगता है इनको पावरफुल मराठा से। तो पावरफुल मराठास के डर से क्या करते हैं, पावरफुल मराठा नेवी की वजह से ये क्या करते हैं, पोर्चुगीज़ बाद में थोड़े दिन बाद उनको रिलीज कर देते हैं, 13 शिप्स को बाद में रिलीज कर देते हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा था कहीं ना कहीं मराठा नेवी से। 1666 के अंदर क्या होता है, वाइल द फोर्ट ऑफ फुंडा रूल्ड बाय आदिल शाह सीज्ड बाय द मराठास, बट यहाँ पे एक और मेन पॉइंट आएगा कि ये जो है आदिल शाह को अब यहाँ पर कौन मदद करेगा, पीछे से आदिल शाह को हेल्प करेंगे पोर्चुगीज अब क्या करेंगे, आदिल शाह को हेल्प करेंगे। फोर्ट ऑफ फुंडा आदिल शाह, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फोर्ट ऑफ फुंडा कौन रूल करता था, आदिल शाह। और यहाँ पर जो है सीज्ड बाय मीन्स यहाँ पर जो है पूरा घेराबंदी कौन करने वाला था, मराठास। लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो पोर्चुगीज़ हैं ये हेल्प करेंगे आदिल शाह की, इनको जो है बहुत सारे एम्यूनिशन सप्लाई करेंगे फाइटिंग के लिए, वॉर के लिए, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप देखोगे they let छत्रपति शिवाजी महाराज क्रॉस their territory when he was returning after the sack of सूरत। ऑन दी अदर हैंड देखो ये जो है अलाउ करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज को कि वो क्रॉस कर सकते हैं थ्रू देयर टेरिटरी आफ्टर द सैक ऑफ सूरत। तो ये देखिए आप एक जगह तो क्या कर रहे हो, आदिल शाह को मदद कर रहे हो, पोर्चुगीज़ एक जगह पे क्या कर रहे हैं, आदिल शाह को हेल्प कर रहे हैं, एम्यूनिशन सप्लाई कर रहे हैं अगेंस्ट दी मराठास। लेकिन एक जगह पर वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अलाउ कर देते हैं। फिर आप देखेंगे कि मिर्ज़ा राजा जयसिंह जब अटैक करते हैं स्वराज्य के ऊपर, ठीक है, ये याद रखो, जब मिर्ज़ा राजा जयसिंह अटैक करते हैं स्वराज्य पे तो पोर्चुगीज़ क्या करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे मराठास को, ये याद रखना है। पोर्चुगीज़ तब क्या करेंगे, मराठास को सपोर्ट करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। उसके बाद में पोर्चुगीज़ अपनी खुद की फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे दाबोल, ये एक पोर्ट है महाराष्ट्र में ही, वेस्टर्न कोस्ट में पोस्ट है ये, सॉरी पोर्ट है, पोर्ट, ठीक है, डैबोल एक पोर्ट है, वहाँ पे जो है फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे बाय ऑब्टेनिंग अ सैंक्शन फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज। एट द सेम टाइम द लोकल पीपल वेर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द पोर्चुगीज लॉज विच वेर फेवरेबल फॉर रिलीजियस कन्वर्जन। अब आप देखोगे कि जब जो है इन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली, उसके बाद में आप देखेंगे कि जो लोकल पीपल थे वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे, क्योंकि वहाँ जो है पोर्चुगीज़ के लॉज थे, और जो पोर्चुगीज़ के लॉ थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे लोकल पीपल को, क्योंकि वो लोग रिलीजियस कन्वर्जन करवा रहे थे लोगों का। 1667 के अंदर मराठा अटैक करते हैं बारदेश के ऊपर। छत्रपति शिवाजी महाराज ही जो है पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं और अटैक करते हैं बारदेश। ये जो रीजन है मैंने आपको बताया नॉर्दर्न रीजन ऑफ गोवा को बारदेश कहते हैं, तो वहाँ पे अटैक करते हैं। और इसीलिए क्या होता है, बारदेश के जो लोग होते हैं, पीपल ऑफ बारदेश, बहुत ज़्यादा होल हार्टेडली वेलकम करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का, क्योंकि मैंने आपको बताया उनको बिल्कुल भी जो है पोर्चुगीज़ के लॉज पसंद नहीं आ रहे थे, उनके एट्रोसिटीज़ भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनके लिए यहाँ पर मसीहा बनकर आए हैं। उसके बाद में हम देखेंगे मराठा जो है उन्होंने जो है अटैक किया था दंड राजपुरी, और ये किसके अंडर आता है, सिद्धि के अंदर आता है। सिद्धि का रूल था, दंड राजपुरी एक जगह का नाम है। अब यहाँ पर पोर्चुगीज़ क्या करेंगे, हेल्प करेंगे सिद्धीज़ की। देखो अब यहाँ पर दो लोगों के बीच में बार बार आ जाते हैं ये पोर्चुगीज़, कभी मराठास को हेल्प करते हैं, कभी मराठास को हेल्प नहीं करते हैं। पहले टेक्नोलॉजिकल हेल्प करते थे नेवी बनाने के लिए, फिर बाद में नहीं करी हेल्प। उसके बाद में सिद्धीज़ को हेल्प करी, फिर मराठास को हेल्प करी जब मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने अटैक किया स्वराज्य के ऊपर। हमने स्टडी किया स्टार्टिंग में कि मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने जब अटैक किया था स्वराज्य पर, तब तो इन्होंने मराठास की हेल्प करी। लेकिन आप फिर देखोगे कि मराठास ने जब वापस से सिद्धीज़ के ऊपर जो है दंड राजपुरी पर अटैक किया, तो पोर्चुगीज़ ने वापस से क्या किया, सिद्धीज़ को हेल्प करी। उसके बाद में आप देखोगे कि जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मराठा और आदिल शाह का,
तो यहाँ पे इन्होंने जो है प्रॉमिस किया था पोर्चुगीज़ ने कि वो न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल मतलब किसी को भी ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे और ये बीच में भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन पीछे से क्या कर रहे थे, आदिल शाह को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे सामने आकर नहीं, पीछे से, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, पोर्चुगीज़ आदिल शाह को हेल्प कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब उन्होंने कहा था कि हम न्यूट्रल रहेंगे तो उन्हें न्यूट्रल ही रहना चाहिए था। लेकिन क्या करते हैं, पीछे से आदिल शाह की मदद करते हैं, आदिल शाह की मदद करते हैं। और इसके बाद में जो है हाँ, prior to that, Gonzalo Martes, the Portuguese emissary, had met Chhatrapati Shivaji Maharaj. Both agreed to avoid any future conflict between them. तो उसके बाद में ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, मीन्स एग्री करते हैं कि हम फ्यूचर में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे और अवॉइड करेंगे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे with an intention of uprooting the Portuguese rule. Chhatrapati Shivaji Maharaj started sending small group of his men to Goa. अब यहाँ पर uproot करना था, मीन्स उसको खदेड़ फेंकना, उनको जो है पोर्चुगीज़ रूल को हटा देना था पूरा का पूरा। जो है गोवा के अंदर रिवोल्ट करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज प्लान करते हैं। और इस प्लान के अंडर ही ये जो स्ट्रैटेजी बनाई थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने कि गोवा से जो पोर्चुगीज़ का पूरा जो है उनको पूरा उनका जो रूल है उसको खदेड़ फेंकना है, उसको हटा देना है। क्योंकि आपको पता है पोर्चुगीज़ रूल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, क्योंकि वो देखिए आपको जब लोकल पीपल ही जो है बिल्कुल भी अनहैप्पी हैं, वो रिलीजियस कन्वर्जन करा रहे हैं ज़बरदस्ती लोगों का, तो जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जो है मसीहा बनकर आए थे और बहुत ज़्यादा जो है वो इंडियन पीपल्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल छत्रपति शिवाजी महाराज थे। इन्होंने गोवा में जो है रिवोल्ट करने की स्ट्रैटेजी बनाई, लेकिन कुछ कारण की वजह से जो है पोर्चुगीज़ गवर्नर बिकेम अवेयर ऑफ द प्लान ऑफ गोवा। तो पता चल जाता है पोर्चुगीज़ गवर्नर को प्लान ऑफ गोवा के बारे में। उसके बाद में यहाँ पर ट्रीटी साइन होती है पोर्चुगीज़ और मराठास के बीच में 10 फरवरी 1670 को। और ये ट्रीटी की कंडीशंस हैं। ट्रीटी की फर्स्ट कंडीशन ये है कि इफ़ ईदर ऑफ द plunder the other ship, then the victim party should be properly compensated all those concession given. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर एक दूसरे के किसी ने भी किसी की जो है शिप को प्लंडर किया तो विक्टिम पार्टी को जो है कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है, पूरी भरपाई करके उसकी देनी पड़ेगी जो भी उसका नुकसान हुआ। एकदम सिंपलर वे में मैं बताती हूँ कि आपको समझ में आए। तो उनको क्या करना पड़ेगा, पूरी भरपाई करके देनी पड़ेगी जो भी सामने वाली पार्टी का नुकसान हो गया है। कंसेशन जो आप मुगल शिप्स को देते हैं वो मराठा शिप को भी देना पड़ेगा, ऐसी ये कंडीशन नेक्स्ट वाली है सेकंड नंबर की। थर्ड वन जो कंडीशन है, नॉट हेल्प्ड सिद्धीज। हमने देखा कि सिद्धीज को बार बार हेल्प कर रहे थे अगेंस्ट द मराठास, लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन ये हो गई थी कि आप पोर्चुगीज सिद्धीज की हेल्प नहीं करेंगे, ना ही वो बिल्ड कर सकते हैं फोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ रामनगर। रामनगर जो है जवाहर तहसील थाने के अंदर आता है प्रेजेंटली। अगर आप थाने जाएंगे तो वहाँ पर जवाहर तहसील विलेज जो है एक है, विलेज है जवाहर तहसील के अंदर, ठीक है। ये जो तहसील है जवाहर तहसील, तो उसके अंदर आपको एक विलेज मिलेगा रामनगर के नाम से। डिस्प्यूट ओवर द चौथाई। अब जब ये चौथाई जब आप देखेंगे, चौथाई के ऊपर जो है कॉन्फ्लिक्ट कभी भी जो है रिजॉल्व नहीं हो सका, ठीक है। जो भी इनका कॉन्फ्लिक्ट था चौथाई को लेकर। चौथाई क्या है, चौथाई इट्स अ टाइप ऑफ अ टैक्स, ठीक है। चौथाई और सरदेशमुखी, ये दो टाइप के टैक्स कौन कलेक्ट करता था, मराठास। हाँ, मराठास ही जो है चौथाई और सरदेशमुखी, ये दो टाइप के अलग अलग टैक्सेस थे जो ये लोग कलेक्ट करते थे। तो यहाँ पे जो है चौथाई के ऊपर कभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ पोर्चुगीज़ और मराठास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। चौथाई एक टाइप का रेवेन्यू होता है जो कलेक्ट किया जाता है, जो अभी एक्सटर्नल टेरिटरीज़ हैं और जिनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है मराठा रूलर्स ने, ठीक है। मराठा रूलर्स जो भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं जिन भी एक्सटर्नल टेरिटरी को, तो वहाँ से जो है उनको जो है उस एरिया के जो लोग हैं उनसे चौथाई मीन्स वहाँ से जो है जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, रेवेन्यू कलेक्टेड बाय from external territories. It is used to be 1/4 of the total income of the taxpayer. मीन्स जो चौथाई होता है वो रेवेन्यू होता है, ठीक है। रेवेन्यू कहाँ से आता है, जो भी एक्सटर्नल टेरिटरीज होती हैं जिनको मराठा रूलर्स प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको जो है चौथाई मतलब
टैक्स जो है भरना पड़ता है। पोर्चुगीज़ ओपोज करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क जो भी हो रहा है मराठा का चावल के अंदर, फोर्स करते हैं द सब्जेक्ट्स इन गोवा फॉर रिलीजियस कन्वर्शन। तो जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने आपको बताया कि जैसे फोर्स करते थे रिलीजियस कन्वर्शन के लिए। The Maratha defeated the Portuguese during the siege of Fonda Fort. The Maratha army gathered at Fonda in 1680, बट यहाँ पे क्या होता है, किसी कारण की वजह से जो है वो लीड नहीं कर पाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो लीड नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनकी वॉरफेयर स्किल्स के बारे में पोर्चुगीज़ गवर्नर ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज नो डाउट अ माइटी वॉरियर बट हिज स्ट्रैटेजीज अगेंस्ट द एनिमी ड्यूरिंग the peaceful times were much more daunting. Now his death has relieved the Portuguese authorities from his terror. तो जब लास्ट में पॉइंट में यही बताया कि आफ्टर द डेथ जो है छत्रपति शिवाजी महाराज पोर्चुगीज़ अथॉरिटी को थोड़ा जो है जो डर है वो थोड़ा ख़त्म हो गया था। उसके बाद में पोर्चुगीज़ अलायंस बना लेते हैं अपना मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब के साथ में। तो यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज आते हैं और वो अटैक करते हैं रेवदंडा के ऊपर। जब रेवदंडा के ऊपर छत्रपति संभाजी महाराज अटैक करते हैं तो इसी को देखते हुए जो है पोर्चुगीज़ क्या करते हैं, वो जो है फोंडा बाय पुटिंग द फोंडा फोर्ट अंडर देयर सीज, तो वो घेराबंदी कर लेते हैं फोंडा फोर्ट की और मराठा आर्मी। लेकिन यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड कि मराठा आर्मी सक्सेसफुली ब्रोक कर लेती है इस पूरे सीज को और अटैक करती है गोवा के ऊपर। ठीक है, जब उन्होंने यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रोक कर लिया और अटैक कर दिया गोवा के ऊपर। यहाँ पे आपको जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, चीफ ऑफ मराठा इन्फेंट्री येसाजी कंकी बहुत ही ग्रेट वेलोर के साथ में फाइट करते हैं जब बैटल हो रही थी। द पोर्चुगीज गवर्नर ऑफ was injured on the battlefield. He had to beat a retreat. Chhatrapati Sambhaji Maharaj chased the Portuguese army which got trapped in a deadlock. However, the news of Mughal attack on South Konkan was received in the Maratha camp. देखो सब अच्छा चल रहा था और बहुत जो है मराठास ने एकदम अच्छे न्यूज़ मिलती है कि जो है साउथ कोंकण के ऊपर अटैक कर दिया है और फाइट होता है। तो जैसे ही न्यूज़ मिलती है कि साउथ कोंकण के ऊपर मुगल्स ने अटैक कर दिया है तो बीच में ही इन्होंने पूरा का पूरा जो है गोवा बस एकदम एज पे थे कि ये पूरा गोवा कॉन्कर कर सकते हैं, लेकिन बीच में ही जो है इनको छोड़कर जाना पड़ता है क्योंकि इनको फाइट करनी थी मुगल्स के साथ में, क्योंकि मुगल्स ने अटैक कर दिया था साउथ कोंकण के एरिया पे। लेटर द कॉन्फ्लिक्ट मराठा एंड पोर्चुगीज रिन्यूड। अब यहाँ पे ट्रीटी साइन होती है छत्रपति शाहू महाराज, ट्रीटी वो साइन बिटवीन द मराठा एंड हुसैन अली सैयद द चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुगल इन द साउथ। इनके बीच में ट्रीटी साइन होती है, देखिए हुसैन अली सैयद और छत्रपति शाहू महाराज और मीन्स यहाँ पे मराठास के बीच में। ठीक है, ये मराठास के बीच में याद रखना है, मराठा और हुसैन अली सैयद के बीच में होती है। और यहाँ पे राइड मिल जाता है कलेक्टिंग चौथाई कल्याण और भिवंडी रीजन के ऊपर। ठीक है, इस ट्रीटी की अंडर जो होता है मराठास को राइड मिलता है कि मराठास आप कलेक्ट कर सकते हैं कल्याण भिवंडी रीजन से चौथाई। Accordingly, they asked the Portuguese to make the payment. However, the Portuguese governor at Vasai refused to pay. अब यहाँ पर जो है जो पोर्चुगीज़ गवर्नर थे उन्होंने मना कर दिया कि वो पे नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, पोर्चुगीज़ गवर्नर वसई में जो थे उन्होंने मना किया कि वो पेमेंट नहीं करेंगे। तो वो खुद का ही जो है आउटपोस्ट बनाते हैं वसई के अंदर, अशरी के अंदर, तारापुर के अंदर, माहिम दमन, ये सारा उन्होंने आउटपोस्ट बनाया और इंक्रीज़ कर दिया एट्रॉसिटीज़। चौल में जो भी लोग रहते थे, लोकल पीपल ऑफ चौल, उनके ऊपर जो है एट्रोसिटीज़ करना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, चिमाजी अप्पा यंगर ब्रदर ऑफ पेशवा बाजीराव वन, उनको जो है इस कैंपेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और वो जो है जाते हैं। और फर्स्ट यहाँ पर कैंपेन में देखेंगे आप फोर्ट थाने में उन्होंने टुक ओवर दी फोर्ट एट थाने। उसके बाद में
1737 मार्च के अंदर मराठा आर्मी कॉन्कर करती है शस्ती आइलैंड। ऑन दी अदर फ्रंट शंकरजी फड़के एंटर करते हैं वसई आइलैंड के ऊपर, ठीक है। एट द सेम टाइम अदर हैंड पे क्या होता है, शंकरजी फड़के एंटर करते हैं वसई आइलैंड के ऊपर, और कंप्लीट कंट्रोल वसई पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो है ओवर द पोर्चुगीज़, क्योंकि पोर्चुगीज़ की टेरिटरी थी, तो इस पर जो है पूरा का पूरा कंट्रोल होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर जब तक जो है फोर्ट वसई का इन्होंने कैप्चर नहीं किया तो पूरा वसई इनका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फोर्ट को कैप्चर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत मायने रखता था। तो कंप्लीट विक्ट्री होगी वसई के ऊपर अगर इन्होंने फोर्ट ऑफ वसई को कैप्चर किया। तो मराठा की जो है आर्मी बहुत वायलेंटली फाइट करती है, बहुत ज़्यादा है, उनकी नेवल फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो लेकिन इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी क्योंकि पोर्चुगीज़ का तो अपना ही कुछ अलग मीन्स नेवल फोर्सेस बहुत अलग थी, स्ट्रॉन्ग थी। तो मराठा और इनके बीच में कंटिन्यूस 2 years तक जो है ये फाइट चलती है, कंटिन्यूड फॉर 2 years, एंड इन द एंड ऑफ द मराठा डिफीटेड द पोर्चुगीज़। लेकिन अंत में क्या होता है, एंड में क्या होता है, मराठा ने ही डिफीट किया पोर्चुगीज़ को। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डच और फ्रेंच के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में तो हमारा एंड यहाँ पर देखिए कैसे हो रहा है कि मराठा ने डिफीट किया है पोर्चुगीज़ को, मराठा आर्मी की विजय होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।